नेक्स्ट देखेंगे, हमको फाइंड करना है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए करंट कैरिंग कॉइल ऑन इट्स एक्सिस, है ना। इससे पहले हमने मैग्नेटिक फील्ड फाइंड किया था कॉइल का ही, कहाँ पर, उसके सेंटर पे। सेंटर का फॉर्मूला क्या था, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए कॉइल ऑन इट्स सेंटर, याद है, बोला था, याद रखना है। कितना फॉर्मूला है, म्यू नॉट एन आई अपॉन 2r। ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव भी बोला था, इसलिए याद रख लो, जो चीज़ मैंने बोल दिया कि याद रखना है, समझ लो, आप उसको रट ही डालो। ठीक है, चलिए ना, अब नेक्स्ट हमको कहाँ पर निकालना है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इट्स कॉइल ऑन इट्स एक्सिस। ठीक है, अब उसका डायग्राम देखो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड का। ठीक है, कॉइल का, तो हमने कॉइल बताई है ऐसे। कॉइल अब कैसे है ना, जैसे सामने से हम इस कॉइल को ऐसे देखोगे तो ये ऐसी दिखाई देगी हमें, है ना। ये उसकी रेडियस कितनी मानी हमने, आर, और करंट उसमें आई। लेकिन ये उसका फ्रंट व्यू नहीं है, सामने से वाला व्यू नहीं है। उसको कैसा रखा गया है, कॉइल को साइड में रखा गया है, मतलब हम उसको कहाँ से देख रहे हैं, साइड से। मतलब ये डायग्राम में कॉइल को साइड से देखता हुआ मानना है हमको। ठीक है, तो हमने क्या मान लिया, देयर इज ए करंट कैरिंग कॉइल ऑफ रेडियस आर, ठीक, हैविंग एन नंबर ऑफ टर्न्स, मतलब उसमें एन टर्न्स ऐसे हो गए, हमने एक ही टर्न्स बताए यहाँ पर। ठीक, और उसमें आई करंट फ्लो है, रेडियस आर है, और उसके सेंटर ओ से, है ना, एक्स डिस्टेंस पर, उसके एक्सिस पर किसी पॉइंट पी पर हमें क्या निकालना है, मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। ठीक है, तो हमने यहाँ पर ठीक क्या क्या मान लिया, हमको बायो सावर्ट लॉ लगाना है, और बायो सावर्ट लॉ सिर्फ किसके लिए यूजफुल है, एक एलिमेंट, है ना। तो मेथड हमें पता है कि हमको किसी भी कंडक्टर के कारण क्या निकालना हो, मैग्नेटिक फील्ड निकालना हो, तो मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए हम उस पर क्या लेते हैं, एलिमेंट्स लेते हैं, है ना। तो हम यहाँ पर इस बार दो एलिमेंट ले रहे हैं। ठीक है, कॉइल पर हम दो एलिमेंट कंसिडर कर रहे हैं, है ना। एक एलिमेंट ये ए बी, ठीक है, लंबाई उसकी डी एल ही मान रहे हैं हम, और दूसरा एलिमेंट जस्ट उसके अपोजिट, ठीक है, जिसको नाम हमने क्या दिया, ए डैश और बी डैश, और लेंथ को नाम दिया है डी एल डैश। मतलब एक्चुअल में है वो इक्वल ही, बस इंडिकेट हम उसको डी एल डैश से कर रहे हैं, है ना। न्यूमेरिकल वैल्यू दोनों की सेम। ठीक, और अब यहाँ पर एलिमेंट से हम क्या लेते हैं, पॉइंट पी की क्या लेते हैं, डिस्टेंस, मतलब टेस्ट पॉइंट की हमको क्या चाहिए होती है फॉर्मूले में, डिस्टेंस। तो डिस्टेंस हमने कितनी मान ली, वाई मान ली, है ना। अब और क्या चाहिए होता है हमको, एंगल चाहिए होता है। एंगल क्या होता है, जैसे ये हो ना फॉर्मूला डी बी, बायो सावर्ट लॉ के अकॉर्डिंग मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, ये ना। तो आर क्या होती है, डिस्टेंस, यहाँ डिस्टेंस अपन ने वाई मानी। अब ये जो एंगल है ये वाला देखो, ठीक है, यहाँ पर ये एंगल कहाँ बनता है, किसके बीच का एंगल होता है ये, एलिमेंट की लेंथ और पॉइंट पी को, है ना, उस एलिमेंट से मिलाने वाली लाइन के बीच का एंगल होता है। तो ये जैसे लाइन मिला रही है किसको, पॉइंट पी को, किससे, एलिमेंट से, और एलिमेंट और पॉइंट पी के बीच का एंगल यहां हम इंडिकेट कर रहे हैं, ये वाला, किससे, अल्फा से। एक्चुअल में ये एंगल बनेगा कहाँ पे, वो हम डायग्राम में ऐसा दिखा रहे हैं उसको, ठीक है, अंडरस्टूड करने के लिए। ठीक, लेकिन बनेगा कहाँ पे, जैसे ये कॉइल है ऐसे, है ना, ठीक, ये कॉइल है पूरी ऐसी मानना है हमको, तो हम कॉइल को यहाँ से देख रहे हैं, इस जगह से, सामने से, साइड से देख रहे हैं, तो ये लाइन ऐसी होगी यहाँ पे, है ना। तो ये एंगल कहाँ बन रहा होगा, ये लाइन और इसके बीच में, है ना। तो ये एंगल होगा कितना, देखो, अगर मैं इस एंगल की वैल्यू पूछूंगा तो कितनी आएगी, 90, है ना। तो हम आगे अल्फा की वैल्यू कितनी रखने वाली है, 90 रखेंगे। आया समझ में, मतलब ये एलिमेंट है, कॉइल है, कॉइल का ये क्या हो गया, एलिमेंट, और एलिमेंट और पॉइंट पी को मिलाने वाली ये लाइन है, मतलब मेरी जो फिंगर है ये वाली, इसको क्या मानना है, ये वाली लाइन मानना है। तो ये एंगल किसके बीच में बनता है, एलिमेंट की लेंथ और पॉइंट पी को मिलाने वाली लाइन। तो ये लाइन हो गई, ये एलिमेंट की लेंथ हो गई, इनके बीच में एंगल बनेगा, कहाँ बनेगा, यहाँ पर। ठीक, तो ये एंगल कितना आएगा, 90। आया समझ में, मतलब हम अभी अल्फा को आगे क्या रखने वाले हैं, 90। ठीक है, और ये एंगल थीटा, ये अलग माना है अपन ने, है ना, मतलब ये थीटा, ये वाला थीटा नहीं है, इसको हमने अलग मान लिया है कि पॉइंट पी से ये जो लाइन से कितना एंगल बना रही है, ये थीटा, दोनों जगह सेम एंगल बनेगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकालेंगे, डेरिवेशन से पहले थोड़ा सा फिगर में देख ले उसको, डायग्राम में। तो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड कौन भी बनाएगा, ये ऊपर वाला एलिमेंट भी बनाएगा ए बी। तो ए बी का मैग्नेटिक फील्ड कैसे बनेगा, डायरेक्शन देख लेते हैं, फॉर्मूला तो अभी हम निकालेंगे। ठीक है, किसका निकालना है हमको मैग्नेटिक फील्ड, डायरेक्शन देखना है पहले, ए बी का मैग्नेटिक फील्ड किस पर, पॉइंट पी पर, कैसे होगी उसकी डायरेक्शन। ठीक है, तो उसकी डायरेक्शन जो इस तरह से होगी, ये, है ना, ये किसकी वैल्यू होगी, डी बी,
मतलब मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू एलिमेंट ए बी, किससे इंडिकेट कर रहे हैं हम, डीवी से। क्यों ऐसा, ऐसा क्यों बनाया, डायरेक्शन समझ में आई, किससे बनाया हमने, राइट हैंड पाम रूल्स। राइट हैंड पाम रूल से डायरेक्शन निकल जाती है। राइट हैंड पाम रूल क्या होता है, कैसे लगाते हैं, थंब किधर रहता है, इन डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट, फिंगर्स किधर रहती हैं, टेस्ट पॉइंट की ओर होती है। तो मैग्नेटिक फील्ड कैसा होता है, परपेंडिकुलरली आउटवर्ड टू द पाम, है ना। तो देखो यहाँ पर ये मैं इतने ऊपर नहीं उठा रहा हूँ हाथ, यहाँ समझ लेना। एलिमेंट हमारा ऐसा है, कॉइल ऐसी है ना, मतलब कॉइल इस तरह से आ रही है ऐसे, करंट हमने ऐसे दिखाई ऊपर जाते हुए, ऐसे दिखाई ना, मतलब करंट किधर आ रही होगी, ये कॉइल का पीछे वाला एंड समझ लो इसको, है ना। ये कौन सा एंड है, बैक वाला, है ना। जैसे अपन साइड से देख रहे हैं ना उसको, कॉइल को ऐसे सामने से देख रहे हैं और ये ऐसे पीछे से देख रहे हैं साइड से, तो ये कौन सा एंड है उसका, बैक वाला। तो करंट हमने किस में दिखाई है, बैक वाले में। तो बैक वाले से करंट ऐसे ऊपर दिखा दी, तो वो ऐसे आ रही होगी करंट। तो एलिमेंट में करंट कैसी आ रही होगी, ऐसी आ रही ना। एलिमेंट में करंट कैसी आ रही, बोर्ड से बाहर की ओर। तो थंब किधर रखना है अब, करंट की, करंट ऐसा है ना, तो थंब हम ऐसा रखेंगे करंट की डायरेक्शन में बाहर की ओर, फिंगर्स किधर रखेंगे, टेस्ट पॉइंट की ओर। तो मैग्नेटिक फील्ड कैसा होगा, मतलब मेरी जो पाम है ना, मेरी जो हथेली है वो लाइन में होगी, इस लाइन में आएगी ना। तो मैग्नेटिक फील्ड कैसा होगा उसके, परपेंडिकुलर। तो इस लाइन पे कैसा आया ये, परपेंडिकुलर, है ना। तो ये हो गया डायरेक्ट, मतलब इंडिकेट किया बस अपन ने, अभी हमने उसकी वैल्यू नहीं लिखी। तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू एलिमेंट ए बी किससे इंडिकेट किया अपन ने, उस वेक्टर का नाम पी आर रखा हमने, और वैल्यू कितनी किससे बताई, वैल्यू डीबी से, है ना। अब इसी तरह से कौन भी मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा वहां पर, ए डैश बी डैश, मतलब ये वाला एलिमेंट भी क्या बनाएगा, मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा। उसकी डायरेक्शन कैसी होगी, तो उसके लिए भी इसमें करंट कैसी जाएगी, अब ऊपर वाले एंड से बाहर आ रही है ना, ऊपर वाले एलिमेंट से बाहर आ रही है, तो इस वाले एलिमेंट से कैसी जाएगी, बोर्ड के प्लेन के अंदर की ओर जाएगी ना। तो थंब इधर अंदर रखा जाएगा और ये फिंगर्स किधर की ओर, टेस्ट पॉइंट। तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसा जाएगा परपेंडिकुलर, है ना। तो मैग्नेटिक फील्ड ये वाला इधर, ये किसका मैग्नेटिक फील्ड हो गया, एलिमेंट डी बी और एलिमेंट ए डैश बी डैश। तो इस वेक्टर को हम किससे इंडिकेट कर रहे हैं, पी आर डैश से, डैश लगा देते हैं इस पे, और इसके मैग्नेटिक फील्ड को किससे इंडिकेट कर रहे हैं, डीबी डैश से। मतलब इस वैल्यू तो दोनों की सेम रहेगी, है ना, मतलब डीबी और डीबी डैश न्यूमेरिकली इक्वल होंगे। क्यों इक्वल होंगे, क्योंकि दोनों में करंट सेम है, दोनों, ठीक है। पर डिस्टेंस भी कैसी है, सेम है, करंट सेम, डिस्टेंस सेम, एंगल भी दोनों पे सेम बनेगा, है ना। तो फिर इसलिए वैल्यू भी सेम होगी, बस हम इंडिकेट डी डैश लगा के दिखा रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखो कि मैग्नेटिक फील्ड अब कितना बनेगा, है ना। अब ये हमको रूल पता है कि दोनों अगर मैग्नेटिक फील्ड सेम डायरेक्शन में होते तो हम उसको क्या कर देते, ऐड कर देते। दोनों मैग्नेटिक फील्ड अगर किस में होते, अपोजिट में, तो हम उसको क्या कर देते, मतलब, है ना, सब्सट्रैक्ट कर देते, माइनस कर देते। अब ये दोनों कैसी डायरेक्शन में है, डिफरेंट डायरेक्शन में। तो डिफरेंट डायरेक्शन में होते हैं तो क्या किया जाता है, वेक्टर्स का मतलब रिजल्टेंट निकालने के लिए उनको रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ पर इस डी आर के रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ये हो गए, है ना, कंपोनेंट बता रहे हैं हम, मतलब फिगर में ही मैक्सिमम हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा, ठीक है। ये इसके कंपोनेंट, ठीक। अब हमको कंपोनेंट पता है, साइन कंपोनेंट होता है, कॉस होता है, वो कैसे पता चलेगा, साइन कौन सा कॉस कौन सा, तो वो डिपेंड करता है, थीटा पता चल जाए हमको। तो थीटा देखो कहाँ बनेगा, ये थीटा है, तो ये एंगल भी कितना होगा, थीटा होगा। क्यों थीटा होगा, मैंने बोल दिया इसलिए। हाँ, देखो ठीक है, सही है वो, लेकिन अपन मानेंगे थीटा, कैसे मानेंगे उसको, है ना। थोड़ा सा हम उसको समझेंगे भी, हम ऐसे मैथमेटिकली प्रूफ नहीं कर रहे, थोड़ा सा इमेजिन करके समझ में आ जाएगा हमको। देखो जैसे ये लाइन है, 3 लाइन है वहाँ पे, है ना। ये एरो बनाया हमने, कौन सी लाइन ड्रॉ की मैंने, जिसपे ये एक्स लिखा हुआ है, ये वाली लाइन, ठीक है। और ये जो एरो है ये वाला, ये ड्रॉ की, ठीक है। अब मैं इस लाइन को अगर, ये एक्स वाली जिस लाइन को अगर मैं कितना ऊपर उठा दूं, थीटा एंगल ऊपर उठा दूं, थीटा इसको ऊपर उठा देता हूं, तो ये भी झुक जाएगा उधर, है ना। जैसे ये ऐसा है ना, ऐसा है, अगर मैं इस लाइन को थीटा ऊपर उठा दूं, तो ये वर्टिकल लाइन भी कितनी है, झुक जाएगी इधर, थीटा ही झुकेगी ना। तो जैसे मैं इसको यहाँ थीटा उठा देता हूँ, इस वाली लाइन को, ये वाली लाइन को मैंने कितना ऊपर उठा दिया, थीटा,
तो ये भी कितना झुक जाएगा इधर, थीटा ही ना, ऐसा। तो ये एंगल कितना हो गया, थीटा। इसलिए अपन ने इसको थीटा लिया है, तो ये भी थीटा है। मतलब ठीक है, वो तो हमको समझ में आ गया, एग्जाम में तो हमको सिर्फ डेरिवेशंस डायरेक्ट बनाना है, डायरेक्ट लिखना है, पर अपने समझने के लिए। ठीक है, इसी तरह से फिर किसको, अब थीटा मिल गया तो ये कंपोनेंट कितना हो गया, डीवी कॉस थीटा। ये कंपोनेंट कितना हो गया, डीवी साइन थीटा। सिमिलरली किसको भी रिजॉल्व करोगे, ये डीवी डैश वाले मैग्नेट, इसके भी दो कंपोनेंट है ना, एक कंपोनेंट ये हो जाएगा, ठीक है, इसमें भी ये थीटा बन जाएगा, है ना, सेम ये थीटा है तो ये थीटा, और दूसरा कंपोनेंट यहाँ हो जाएगा। अब ये कितना हो जाएगा हमारे पास, है ना, ये भी कितना हो जाएगा, डीवी डैश कॉस थीटा, और ये भी डीवी डैश साइन थीटा, है ना। तो ये तो हमने ऐसे दो क्या लिए थे, दो एलिमेंट लिए, उसमें से बहुत सारे क्या होंगे, बहुत सारे एलिमेंट बनेंगे ना। कॉइल में पूरी रिंग, पूरी सर्क्यूमफेरेंस पे हम क्या मान सकते हैं, एलिमेंट्स मान सकते हैं। तो इसी तरह से जो सभी एलिमेंट्स का अगर हम मैग्नेटिक फील्ड देखें, उसके सबके कंपोनेंट बटेंगे, सबका मैग्नेटिक फील्ड ऐसा ही आएगा। मतलब बहुत सारे एलिमेंट अगर मानते तो इस, ये तो दो का बनाया अपन ने, अगर और भी एलिमेंट हो गए तो सबके मैग्नेटिक फील्ड ऐसे सामने से देखने पे कैसा दिखेगा हमको, अगर यहाँ से देख रहे हो तो कैसा दिखेगा, इस तरह से वेक्टर्स दिखेगी, है ना, यहाँ से। तो फिर हम सारी वेक्टर्स को क्या करेंगे, रिजॉल्व करेंगे, है ना, और सभी के दो कंपोनेंट आएंगे वर्टिकल। तो वर्टिकल वाले कैसे हो जाएंगे, इमेजिन करो यहाँ से देख रहे हैं, सबके वर्टिकल्स अपोजिट हो जाएंगे ना, और हॉरिजॉन्टल वाले सब सेम डायरेक्शन में। तो सभी के मैग्नेटिक फील्ड के हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट सेम डायरेक्शन में आ जाएंगे। तो हम सभी के हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को ऐड करके क्या निकाल लेंगे, रिजल्टेंट। तो रिजल्टेंट को फिर हम यहाँ पर ये दो की वजह से ऐड करके नहीं बताएंगे, इन सभी एलिमेंट के कंपोनेंट को जोड़कर बताएंगे। तो रिजल्टेंट किसके बराबर होगा, समेशन लगाएंगे। समेशन का मतलब सभी एलिमेंट का सम, दो का नहीं मानेंगे, फिगर में तो दो ही दिख रहे हैं हमको यहाँ पर, लेकिन ऐसे बहुत सारे एलिमेंट हो गए उसमें, ठीक है। तो ये मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा, तो यहाँ पर हम उसको समेशन डी बी साइन थीटा ही लिखकर चल रहे हैं, ठीक है। बस ये तो हो गया हमारा डायग्राम। अब फिर बाकी सेम वही प्रोसेस है ना, बस यही लिखते चलना है ना। मैग्नेटिक फील्ड निकालना है हमको ड्यू टू एलिमेंट ए बी, उसकी वैल्यू लिखना है फॉर्मूले से। फिर मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू, फिर हमने क्या किया, कंपोनेंट रिजॉल्व किए, ये सब लिखते चलेंगे। फिर रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड किसके बराबर आएगा आखिरी में, समेशन डीबी साइन थीटा के, है ना। चलिए ठीक, मतलब ये उसके डेरिवेशन अब स्टार्ट कर रहे हैं। देन ठीक है, अकॉर्डिंग टू बायो-सावर्ट लॉ, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू एलिमेंट ए बी, ठीक है, एलिमेंट ए बी के कारण मैग्नेटिक फील्ड, और इसको हमने किससे इंडिकेट किया है, डीबी से, है ना। और इसकी वैल्यू क्या होगी, बायो-सावर्ट लॉ के अकॉर्डिंग फॉर्मूला क्या होता है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा होता है ना। फॉर्मूले में थीटा होता है, लेकिन यहाँ थीटा नहीं, ये एंगल कौन सा एंगल होगा, एलिमेंट और इसको मिलाने वाली लाइंस के बीच में। तो यहाँ क्या लिया जाएगा, अल्फा, है ना, अल्फा, और ठीक है, अपॉन में डिस्टेंस का स्क्वायर, डिस्टेंस क्या है, वाई स्क्वायर, ठीक है। और वेक्टर फॉर्म में लिख रहे हैं, जो वेक्टर फॉर्म में लिख रहे हैं तो इसको डायरेक्शन में लिखना जरूरी है। तो डायरेक्शन किसकी डायरेक्शन में, पी आर, है ना, किसके डायरेक्शन में है, अलॉन्ग वेक्टर पी आर, बस अलॉन्ग वेक्टर पी आर, ठीक है। अब देखो यहाँ पर साइन अल्फा कितना होगा, अभी हम बता चुके हैं ना, अल्फा 90 होगा। तो यहाँ पर हम लिख देंगे, रीजन भी लिख देते हैं, क्यों अल्फा होगा, ठीक है। द एंगल बिटवीन, वो लिख देते हैं पूरा, एंगल बिटवीन द लेंथ ऑफ एलिमेंट एंड लाइन joining the test point to the element कितना होगा, विल बी 90, है ना। तो ये 90 होगा, देयरफॉर अल्फा कितना मान लेंगे हम, अल्फा 90 हो जाएगा, है ना, शॉर्ट में लिख दो अल्फा 90। तो मैग्नेटिक फील्ड हमारा कितना रहेगा, डी बी इक्वल टू, है ना, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी होगी, बस साइन अल्फा हटा दो वहाँ से, साइन अल्फा मतलब वो 90 हो जाएगा, ठीक है। कितना रहेगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल, और ये साइन अल्फा 90 और ये सब बढ़ जाएगा, तो वाई इसके, है ना। यहाँ लिख भी दो रीजन, क्योंकि साइन अल्फा
इक्वल होगा साइन 90 के, और ये इक्वल होगा 1। वैसे अंडरस्टूड है, नहीं भी लिखते तो चलते हैं ना। तो ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड किसके कारण आ गया, ड्यू टू एलिमेंट ए बी। सिमिलरली मैग्नेटिक फील्ड हम किसके कारण निकालेंगे, एलिमेंट ए डैश बी डैश, ठीक है। यहाँ पर सिमिलरली मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू एलिमेंट ए डैश बी डैश, ओके। और यहाँ से भी जो सेम सारे फैक्टर सेम है, तो मैग्नेटिक फील्ड भी सेम ही रहेगा, बस इसको हम किससे इंडिकेट कर रहे हैं, डी बी डैश। फिर उसके लिए भी सब ये लिखोगे, साइन अल्फा आएगा यहाँ पर भी, फिर वो साइन अल्फा भी कितना होगा, 90 हो जाएगा, फिर यही आ जाएगा, है ना। तो हम ये डायरेक्ट लिख दे रहे हैं यहाँ पर। तो डी बी डैश इक्वल टू कितना, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल अपॉन वाई इसकी, और इसकी डायरेक्शन लिख दोगे, ये किधर होगा, पी आर डैश, वेक्टर पी आर डैश, है ना, इधर है ना पी आर डैश, ठीक। अब ये सब रूल पता है हमको कि हमारे पास दो मैग्नेटिक फील्ड आ गए, और कंडीशन क्या है कि अगर दोनों वेक्टर डिफरेंट डायरेक्शन में होती है तो हम उसको क्या कर देते हैं, रिजॉल्व कर देते हैं। तो वही हम यहाँ पर वर्ड में भी लिखेंगे, है ना, जो हमने यहाँ पर फिगर में बताया है ना। क्या लिख दोगे, सिंस मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर डी बी डैश क्या है, आर डिफरेंट इन डायरेक्शन, ओके। मतलब जितना हमने एक्सप्लेन किया है फिगर में, डायग्राम में, बस यहाँ सब लिखते चलना है। देन देयर रेक्टेंगुलर कंपोनेंट, ठीक है, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। और रेक्टेंगुलर कंपोनेंट के नाम हम क्या देते हैं, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, है ना, और वर्टिकल कंपोनेंट। तो दोनों के हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हम साथ में लिख दे रहे हैं। क्या क्या है कंपोनेंट है उनके, ठीक है। हॉरिजॉन्टल वाले डी बी साइन थीटा एंड, है ना, यहाँ देख चुके अपन इसमें, ये डी बी साइन थीटा, और दूसरे वाले का, है ना, ये डी बी डैश साइन थीटा आएगा, ठीक है, डी बी साइन थीटा एंड डी बी डैश साइन थीटा। फिर दोनों के क्या आ जाएंगे, वर्टिकल कंपोनेंट, है ना, वर्टिकल कंपोनेंट दोनों एक साथ लिख दे रहे हैं हम, डी बी कॉस थीटा एंड डी बी डैश कॉस थीटा। अब हमने यहाँ पर क्या देखा था कि जो वर्टिकल कंपोनेंट है डी बी कॉस थीटा और डी डैश बी डी बी डैश कॉस थीटा, ये कैसे होंगे, इक्वल है ना। और दोनों के देखो यहाँ पर डी बी और डी इक्वल क्यों बोल रहे हैं, फॉर्मूले से भी देख लो, डी बी और डी बी की वैल्यू क्या है यहाँ पे, सेम है ना, दोनों के फॉर्मूले सेम है, ठीक है, और कॉस थीटा भी सेम है, तो इसलिए दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। और फिगर में डायरेक्शन अपोजिट दिख ही रही है, तो फिर दोनों क्या होंगे, सिंस, ये सब लिखेंगे हम यहाँ पर, सिंस वर्टिकल कंपोनेंट्स, है ना, वर्टिकल कंपोनेंट डी बी कॉस थीटा एंड डी बी डैश कॉस थीटा क्या है, आर इक्वल एंड अपोजिट ऑफ ईच अदर, ओके। तो ये क्या हो जाएगी, है ना, इक्वल और अपोजिट है, तो ये एक दूसरे को इफेक्ट को कैंसिल कर देंगे, देयरफॉर दे कैंसल्ड ईच अदर, ठीक है। ये दो कैंसिल हो जाएंगे कंपोनेंट, और रिजल्टेंट किसके बराबर होगा फिर, या हॉरिजॉन्टल का वर्टिकल का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। तो ये भी लिख दो यहाँ पे, एंड हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स, है ना, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स आर गेटिंग एट, मतलब ये सब हमने जो फिगर में देखा वो लिख दे रहे हैं यहाँ पे वर्ड में, ठीक है। देन रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड, तो रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड किसके बराबर होगा, सभी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के सम के बराबर। तो रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड को हम इंडिकेट कर रहे हैं किससे, बी से, और ये सभी कंपोनेंट, सिर्फ दो नहीं, है ना, तो समेशन लगाएंगे डी बी साइन थीटा, ओके। अब यहाँ पर dB की वैल्यू रख दो, dB ये है, कोई भी ले लो यहाँ से, dB डैश या dB दोनों सेम ही है। तो B इक्वल टू कितना आ गया हमारे पास, म्यू नॉट, और समेशन में समेशन म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल अपॉन वाई स्क्वायर, ठीक है ना, और इनटू में साइन थीटा। ये हमने वैल्यू रख दी इसकी dB की, और ऐसे। अब यहाँ पर देखो कि हम सभी कंपोनेंट को ऐड करोगे, तो ये म्यू नॉट 4 पाई आई डी एल वाई तो सब में कॉमन रहेगा, ओ आई डी आई वाई स्क्वायर और साइन थीटा सब में कॉमन रहेगा, है ना।
तो कॉमन चीज़ें बाहर ले लो या कांस्टेंट चीज़ें बाहर ले लो, तो समेशन में क्या बचेगा, है ना, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। समेशन में क्या बचेगा यहाँ, आई बाहर हो जाएगा, साइन थीटा भी बाहर हो जाएगा, अपॉन में वाई स्क्वायर, और समेशन में बचेगा डी। ठीक है, अब देखो इसके बाद करना क्या है, इसके बाद फिगर में हमको ये तीन चीज़ों की वैल्यू रखनी है, किसकी, साइन थीटा की, वाई की, और समेशन डी एल की। वो तीनों वैल्यू निकालोगे और इसमें रख दोगे, हमारे पास क्या आ जाएगा, रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड। इसको हम दे देते हैं इक्वेशन 1। आया इसके सामने, इसके बाद क्या करना है हमको, डायग्राम से किसकी वैल्यू निकालनी है, समेशन, समेशन डीएल तो सीधे सीधे आ ही जाएगा। डीएल मतलब क्या है, एक एलिमेंट की लंबाई ना, समेशन डीएल मतलब पूरे एलिमेंट की लंबाई, तो पूरे एलिमेंट की लंबाई किसके बराबर होगी, पूरे कॉइल की सर्क्यूमफेरेंस ना, तो समेशन डीएल कितना हो जाएगा, सर्क्यूमफेरेंस ऑफ कॉइल 2 पाई आर। अब बचा क्या, साइन थीटा और वाई स्क्वायर, तो साइन थीटा और वाई स्क्वायर को ज्योमेट्रिकली या टिग्नोमेट्री से निकाल लो। यहाँ पर हमारे पास क्या बन गया, एक राइट एंगल ट्राइंगल दिख रहा है हमको, दो राइट एंगल, एक ही दिख रहा है, हमने इधर नहीं बनाया, तो एक राइट एंगल ट्राइंगल दिख रहा है, कौन, ओ पी, और यहाँ पर जहाँ पे ये टच कर रहा होगा उसको हम नाम दे देते हैं पी, है ना, मतलब जहाँ पर टच कर रहा होगा उसको पी नाम दे दिया समझने के लिए। तो हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गया, तो इस राइट एंगल ट्राइंगल में साइन थीटा लगा दो, साइन थीटा वही परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, है ना, और फिर क्या लगा दो, वाई की वैल्यू निकालना है ना, वाई मतलब क्या है यहाँ, हाइपोटेनस, तो पाइथागोरस थ्योरम लगा दो, तो पाइथागोरस थ्योरम लगा के किसकी वैल्यू मिल जाएगी, वाई की, साइन थीटा ट्रिग्नोमेट्री रेशियो लगा दो, डायरेक्ट मिल जाएगा, और समेशन डी एल आर तो है हमारे पास, तो तीनों की वैल्यू यहाँ निकाल कर इसमें रख दोगे इक्वेशन 1 में, हमारे पास क्या निकल जाएगा, रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो समेशन, ओ सॉरी, ये, हाँ, समेशन डी एल की वैल्यू यहाँ लिख देते हैं पहले हम, समेशन डी ए, है ना, क्योंकि इसको तो निकालना नहीं है कहीं से, इसलिए डायरेक्ट लिख देते हैं। ये कितना होगा, 2 पाई आर, और ये क्या होगा, सर्क्यूमफेरेंस ऑफ कॉइल। ओके, ये आ गया हमारे पास 2 पाई आर। अब किसकी वैल्यू निकालनी है, साइन थीटा की, तो साइन थीटा के लिए जो राइट एंगल ट्राइंगल दिख रहा है हमको फिगर में, उसमें साइन थीटा लगा दो डायरेक्टली। ठीक, इन फिगर, ठीक है, इन ट्राइंगल ओ एम पी। ठीक है, मतलब हमने इसको नाम दे दिया, यहाँ पर ओ एम नाम दे दिया, ओ एम पी में क्या लगा दो सीधे, साइन थीटा, साइन थीटा होगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर कौन, साइन थीटा ना, अब थीटा ये हो गया ना, ठीक है, थीटा ये हो गया हमारा, तो ये क्या बन गया, ये बेस हो गई, ये हाइपोटेनस, और ये परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर कौन हो गया, आर, और हाइपोटेनस कौन हो गई, वाई। ठीक है, फिर इसी तरह से इसमें क्या लगा दो, वाई, पाइथागोरस थ्योरम, है ना, ये नहीं भी लिखते तो अंडरस्टूड है, फिर भी लिख दे रहा हूँ मैं यहाँ। तो पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग हाइपोटेनस का स्क्वायर वाई स्क्वायर, ठीक है, और परपेंडिकुलर स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, वाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये रूट हटा दोगे, स्क्वायर हटा दोगे, तो इधर अंडर रूट में आ जाएगा, है ना, और अंडर रूट में ना लिखते हम उसको पावर में लिख देते हैं। ठीक है, ये वाई का स्क्वायर हटा के पावर रूट में आ जाएगा, तो 1/2 लिख दिया। ठीक, अब यहाँ से इन इक्वेशन 1, ये बाई इक्वेशन 1, इस सब की वैल्यू कहाँ रख दोगे, इक्वेशन 1 में। इक्वेशन 1 में एक बार यहाँ फिर से लिख रहा हूँ, बी इक्वल टू, ताकि ईजी रहे मुझे समझने, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई साइन थीटा अपॉन वाई स्क्वायर, और ये क्या था, समेशन डी ए। ठीक है, समेशन, अब वैल्यूज रख दो, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई, है ना, अपॉन वाई स्क्वायर, और ये साइन थीटा की वैल्यू भी रखोगे, कितना है, साइन थीटा पे इस ये लगा देते ब्रैकेट, है ना, साइन थीटा कितना हो गया, आर अपॉन वाई, है ना, और समेशन डी एल कितना होगा, ये 2 पाई आर। ठीक है, तो इसको मल्टीप्लाई करके लिख दो, फिर वैल्यूज रख दोगे आखिरी में, बी कितना हो गया, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई, है ना, मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये 2 पाई और आर का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 2 पाई आई आर स्क्वायर। ठीक है, और अपॉन में वाई क्यू, अब वाई की वैल्यू भी रख दो। ठीक है, ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ वाई, मैग्नेटिक फील्ड बिकम्स म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 पाई आई आर स्क्वायर, है ना, और वाई क्यूब है, तो कितना होगा यहाँ, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और उसकी पावर 1/2, और 1/2 की पावर कितनी हो जाएगी,
ऐसा आएगा ना, इसकी पावर 1/2 और उसकी पावर कितनी 3, तो 3/2 है ना, ये पावर का पावर मल्टीप्लाई है 3/2। तो ये मैग्नेटिक फील्ड आया किसके कारण, सिर्फ वन साइकिल का, वन टर्न का, है ना, हमने एक फेरे के कारण निकाला है। ऐसे उसमें ऐसे कई सारे फेरे लपेटे होंगे, कई सारे टर्न्स होंगे, ठीक। इफ नंबर ऑफ टर्न्स इन कॉइल, नंबर ऑफ टर्न्स इन कॉइल आर एन, नंबर ऑफ टर्न्स एन हो जाए तो मैग्नेटिक फील्ड एन टाइम्स हो जाएगा। तो यहाँ पर बस एन का मल्टीप्लाई कर देना है, 4 पाई 2 पाई एन आर स्क्र, ये आगे पीछे लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं उसमें, और अपॉन में आर स्क्र प्लस एक्स स्क्र और उसकी पावर 3/2, और ये उसका यूनिट न्यूटन अपॉन एम्पियर टू, ये होगा हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू एन, ठीक है। ओके, चलिए ना, और इम्पोर्टेंट डेरिवेशन है बच्चों, यहीं तक करना पड़ता है, मतलब यहाँ तक निकालने के लिए बोलता है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए कॉइल ऑन इट्स एक्सिस, ठीक है। चलिए, कोई डाउट है यहाँ पे? चलिए ना, हम नेक्स्ट एकदम क्या, हम उसके स्पेशल केसेस देख रहे हैं। हमने अभी मैग्नेटिक फील्ड निकाला है ना, कॉइल के कारण एक्सिस पर मैग्नेटिक फील्ड निकाला था, उसका फॉर्मूला ये था, ठीक है, और यही उसका मेन फॉर्मूला है, मतलब हमने सेंटर पे फॉर्मूला अलग निकाला और यही फॉर्मूला हर जगह अप्लाई हो जाता है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए कॉइल ऑन इट सेंटर, वो भी इसी से निकल जाएगा, ठीक है। तो अब हम उसके स्पेशल केसेस देख रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड किस तरह से चेंज होगा ड्यू टू द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, ठीक है। तो पहला केस हम ले रहे हैं एट द सेंटर ऑफ कॉइल, मतलब ये जो फॉर्मूला निकाला हमने काय के लिए निकाला, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द कॉइल ऑन इट्स एक्सिस एट डिस्टेंस x फ्रॉम द सेंटर O, ठीक है। अब अगर हम क्या बोल दें कि पॉइंट P सेंटर पर आ जाए, यहाँ पर आ जाए, तो x कितना हो जाएगा, है ना, मतलब ये पॉइंट P यहाँ आ जाए, ठीक है। तो डिस्टेंस कितनी हो जाएगी उसकी, x इक्वल टू कितना आ जाएगा 0, है ना। तो फिर ये जो फॉर्मूला हमने निकाला है, इस फॉर्मूले में x 0 पुट कर दो तो सेंटर वाला फॉर्मूला बन जाएगा मैग्नेटिक फील्ड के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर देख रहे हैं, वही फॉर्मूला एक बार रिपीट कर रहा हूँ, लिख रहा हूँ एज इट इज, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 पाई एन आर स्क्र आई अपॉन में आर स्क्र प्लस एक्स स्क्र पावर 3/2, ठीक है। अब यहाँ से सेंटर पर अगर फॉर्मूला बनाना है इससे, तो सेंटर पे फॉर्मूला बनाना है तो एक्स की वैल्यू कितनी पुट कर दो 0, तो बी एट द सेंटर, है ना, इसको हम बी सेंटर लिख के चलो, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर, ठीक है, कितना आ जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ठीक है, 2 पाई एन आर स्क्र आई, ठीक है, अपॉन में ये देखो आर स्क्र है, एक्स स्क्र तो हट जाएगा, यहाँ क्या बचेगा आर स्क्र, और आर स्क्र की पावर कितनी बचेगी 3/2, तो आर स्क्र की पावर कितनी हो जाएगी 3/2, तो ये भी कैंसिल हो जाएगा। तो x अगर 0 पुट कर देते हैं तो r की पावर कितनी बच जाएगी वहाँ पे, अपॉन में क्या बचेगा r की पावर 3, और ये r की पावर 3 और ये r की पावर 2 कैंसिल हो जाएगा। तो मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर, है ना, कितना आ जाएगा मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 पाई, ये 4 पाई भी कैंसिल हो जाएगा, इससे भी कैंसिल कर देते, कितने टाइम्स कैंसिल हो जाएगा ये 2 टाइम, तो कितना बचेगा फॉर्मूला यहाँ पर, है ना, ये ऊपर क्या बचेगा म्यू नॉट, है ना, इनटू में एन और ये आई, और अपॉन में क्या बचेगा यहाँ 2 कैंसिल होने के बाद, और यहाँ आर, ठीक है। और यही फॉर्मूला हमने सेंटर के लिए अलग से फाइंड किया था, है ना। तो ये वाला फॉर्मूला हम बोल सकते हैं यूनिवर्सल है, मतलब जनरल फॉर्मूला है, हर जगह पे लग जाएगा, सेंटर पे भी फॉर्मूला इसी से निकल जाएगा, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर, ठीक है, सॉरी कितना आएगा 2r, है ना, 2 लगाना भूल गए, ठीक है। तो ये मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर। अब ठीक है, हम सेंटर से दूर जा रहे हैं, मतलब मैग्नेटिक फील्ड हम अलग अलग कंडीशन में पोजीशन पे निकाल रहे हैं। पहली कंडीशन क्या मानी हमने, सेकंड कंडीशन क्या मानी कि अब हम सेंटर से कहाँ पर चल रहे हैं, दूर की ओर चल रहे हैं। तो सेंटर से कितना दूर चल रहे हैं हम, ठीक है, x इक्वल टू r/2, मतलब हमने डिस्टेंस कितनी ली है, जितनी कॉइल की क्या होगी रेडियस, उसकी आधी डिस्टेंस हमको दूर जाना है। जैसे ये कॉइल है, इसकी रेडियस अगर 10 सेंटीमीटर है, तो हम कितनी दूरी की बात कर रहे हैं 5 सेंटीमीटर पर मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, है ना, दोनों और प्लस माइनस लगा है, मतलब दोनों साइड, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड तो इसका डेरिवेशन नहीं करके बता रहा हूँ मैं, डायरेक्ट वैल्यू लिख रहा हूँ। तो मैग्नेटिक फील्ड एट डिस्टेंस x
इक्वल टू r/2, ये मैग्नेटिक फील्ड होगा 1/√2 मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर। क्या समझ में आया हमको कि अगर हम सेंटर से दूर जा रहे हैं, है ना, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होने लगेगा, कम होने लगेगा, है ना। मतलब सेंटर से दूर जाएगी, देखो सेंटर पे यहाँ पर था, ये फॉर्मूला था, अब सेंटर से दूर जाएंगी तो डिस्टेंस बढ़ती जाएगी, मतलब डिस्टेंस ऐड हो जाएगी, तो डिनोमिनेटर बढ़ जाएगा, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, कम। मतलब क्या समझे हम कि सेंटर से दूर जाने पे मैग्नेटिक फील्ड कम होता है। तो कॉइल के कारण मैग्नेटिक फील्ड सबसे ज्यादा किस पोजीशन पे होगा, उसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड सबसे स्ट्रॉन्गर होगा। और हम डिस्टेंस चलते चले के सेंटर से दूर, चाहे इधर जाओ या ऐसे जाओ, मैग्नेटिक फील्ड रिड्यूस होगा। और कितना हो जाएगा, तो अगर हम रेडियस की हाफ डिस्टेंस जाते हैं तो जो सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड है उसका कितना रह जाएगा, 1/√। ठीक है, मतलब ये कहाँ से आया, कैसे आया, इसका प्रूफ हमको मतलब सिलेबस में नहीं है, डेरिवेशन में नहीं है, इसलिए मैंने डायरेक्टली लिख दिया। ठीक है ना। नेक्स्ट, अब कितनी डिस्टेंस पर जा रहे हैं हम, और डिस्टेंस बढ़ाते जा रहे हैं, है ना। मतलब अब कितनी डिस्टेंस पर जा रहे हैं हम, रेडियस के बराबर, x इक्वल टू +-r, +-r का मतलब दोनों तरफ की डिस्टेंस, इधर भी और इधर भी। ठीक है, तो r डिस्टेंस रेडियस के बराबर डिस्टेंस पे जाना है, तो मैग्नेटिक फील्ड कितना हो जाएगा यहाँ पर, 1/2√2 बी सेंटर। मतलब सेंटर पे जितना मैग्नेटिक फील्ड होगा, है ना, ठीक, उसका कितना हो जाएगा, 1/2√2 टाइम। मतलब r/2 डिस्टेंस पे जितना था यहाँ पर, उसका भी क्या हो जाएगा, उसका भी कितना हो जाएगा, हाफ हो जाएगा ना। मतलब r डिस्टेंस पे जितना था मैग्नेटिक फील्ड उतना ही, और इतना हाफ हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, ठीक, तो ये हो गए। और नेक्स्ट देखें, अब अगली कंडीशन हम मान रहे हैं कि अगर पॉइंट पी बहुत ज़्यादा डिस्टेंस, बड़ी डिस्टेंस पर हो, अभी तक हम रेडियस के इक्वल डिस्टेंस मान रहे थे, तो हम क्या मान लें यहाँ पर कि पॉइंट पी कैसा हो, ठीक है, डिस्टेंस है, मतलब पॉइंट पी बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पर हो, इतनी डिस्टेंस मान लें हम कि, ठीक है, रेडियस की रिस्पेक्ट में बहुत ज़्यादा हो जाए। मतलब यहाँ x ग्रेटर देन मान ले किसके, ये यहाँ लिख देते हैं। मतलब इतनी दूरी पर मानना है कि x जो है वो रेडियस से बहुत ज़्यादा हो, या फिर रेडियस उसकी रिस्पेक्ट में कैसी हो, नेग्लिजिबल हो। ठीक है, तो इस केस में मैग्नेटिक फील्ड कितना हो जाएगा। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड का ये वाला फॉर्मूला लिख रहे हैं हम यहाँ पर। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड एक्सिस वाला लिख रहे हैं अभी, μ0/4π2π n r² I में r² प्लस x² और पावर 3/2। अभी फॉर्मूले में कोई चेंज नहीं किया हमने, एज इट इज लिख दिया उसको। ठीक है, अब देखो यहाँ पर r क्या हो जाएगा, नेग्लिजिबल, मतलब बहुत ज़्यादा डिस्टेंस मान ली हमने पॉइंट की, तो x ने r नेग्लिजिबल हो जाएगा, तो फॉर्मूला क्या बचेगा, है ना, μ0/4π2π n r² में क्या बचेगा। ठीक है, ये r हट गया, तो यहाँ क्या बचेगा, सिर्फ x² और उसकी पावर 3/2, तो अपॉन में क्या बचेगा, x³ x³। ठीक है ना, x की पावर 3 हो जाएगी, ये 2 से 2 ये भी कैंसिल हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर, ठीक है, इसको थोड़ा सा हम, है ना, क्या लिख सकते हैं, अब यहाँ देखो πr², इस फॉर्मूले में हमको क्या दिख रहा है, πr², और πr² क्या होगा, काय का फॉर्मूला है, r क्या है, कॉइल की रेडियस, तो πr² मतलब इसका एरिया हो गया ना। मतलब क्या हो गया, ये क्या हो गया, कॉइल के प्लेन का एरिया, है ना, एरिया ऑफ प्लेन ऑफ कॉइल। ओके, ठीक, अब ये तो एक टर्न का है ना, कॉइल में से हमने n टर्न्स माने हुए हैं, तो n टर्न्स का एरिया कितना हो जाएगा, n πr², है ना, और इसको हम किससे इंडिकेट कर रहे हैं, a से, तो n πr² क्या हो गया, पूरे टर्न्स, जितने टर्न्स लपेटे हुए हैं उन सभी का एरिया। तो इसको हम क्या लिखेंगे, इफेक्टिव एरिया, मतलब सभी का एरिया इंक्लूड कर दिया, तो इफेक्टिव एरिया ऑफ प्लेन ऑफ कॉइल। ओके, ठीक, अब देखो यहाँ पर इस फॉर्मूले में जहाँ पर क्या लिखा है, π/n r², उसको हम किससे रिप्लेस कर सकते हैं, a से। ठीक है, तो उसको a लिख देते हैं हम, तो फॉर्मूला क्या बनेगा हमारे पास, ठीक है, b इक्वल टू μ0/4π
4 पाई, ठीक है, ये 2 एज इट इज रहेगा, और ये जो पाई एन आर स्क्वायर है उसको क्या लिख दे रहे हैं हम, ए और आई, ठीक है, अपॉन में एक्स क्यूब। अब देखो यहाँ पर ये जो आई इंटू ए है, ठीक है, वेयर आई इंटू ए, ये किसका फॉर्मूला है ना, अभी हमने देखा है इसको, जो जैसे हमने उधर क्या पढ़ा है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला क्या होता है, क्यू इंटू 2a। हम आगे वाले चैप्टर्स में पढ़ेंगे मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, है ना, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट हम मैग्नेट का भी पढ़ेंगे और प्लेन सर्कुलर कॉइल का भी पढ़ेंगे। तो इस प्लेन सर्कुलर कॉइल का, ठीक है, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट कितना होता है, आई इंटू ए, ठीक है, तो आई इंटू ए को हम क्या लिख सकते हैं, एम, और ये एम क्या है, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ कॉइल। ओके, तो अब ये जो फॉर्मूला बनेगा सब रिप्लेस करने के बाद बी कितना हो जाएगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, और 2 आई इंटू ए की जगह हम क्या लिख देंगे, एम अपॉन में एक्स क्यूब, ठीक है, न्यूटन अपॉन एम्पेयर इंटू मीटर, ये उसकी यूनिट। अब देखो ये जो फॉर्मूला है हमारे पास, मतलब एक करंट कैरिंग कॉइल, ठीक है, अपने सेंटर से एक्स डिस्टेंस पर, ठीक है, एक्सिस पर इतना मैग्नेटिक फील्ड बनाएगी, ठीक है। अब अगर हम यहाँ पर एक बार मैग्नेट के कंपैरिजन करें, जैसे हम आगे वाले चैप्टर्स में पढ़ेंगे, बार मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे, है ना, बार मैग्नेट के मिड पॉइंट से हम एक्स डिस्टेंस पर उसके एक्सियल पोजीशन में क्या निकालते हैं, आगे वाले चैप्टर में इसका डेरिवेशन आएगा। तो बार मैग्नेट अपने एक्सिस पर मिड पॉइंट से एक डिस्टेंस पर कितना मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2m अपॉन एक्स क्यूब। मतलब क्या समझ में आया हमको, कि कॉइल भी अपने सेंटर से एक्स डिस्टेंस पर जितना मैग्नेटिक फील्ड बना रही है, उतना ही मैग्नेटिक फील्ड कौन भी बनाएगा, बार मैग्नेट बनाएगा अपने मिड पॉइंट से या सेंटर से कितनी डिस्टेंस में, एक्स डिस्टेंस में। मतलब ऐसे बोल दो कि जहां अगर हमने ये मैग्नेट को हटाकर इसकी जगह क्या रख दिया, करंट कैरिंग कॉइल रख दी, तो इसके सेंटर से एक्स डिस्टेंस पर यहाँ पर भी कितना ही मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, ये इतना ही बनेगा जितना कौन बना रहा है, बार मैग्नेट, है ना। तो इस बात से क्या समझ में आया हमको, कि जैसा मैग्नेटिक फील्ड, जैसा मैग्नेटिज्म कौन क्रिएट करता है, बार मैग्नेट, वैसा ही मैग्नेटिक फील्ड, वैसा ही मैग्नेटिज्म कौन प्रोड्यूस कर रहा है, करंट कैरिंग कॉइल प्रोड्यूस कर रही। तो हम जहां हमको बार मैग्नेट का यूज करना है वहां हम किसका यूज कर सकते हैं, करंट कैरिंग कॉइल का, या करंट कैरिंग कॉइल का जहाँ यूज करना है वहाँ किसको भी यूज कर सकते हैं, बार मैग्नेट। मतलब वो दोनों एक दूसरे का काम कर सकते हैं। तो इस तरह से हम इस बेसिस पे बोल सकते हैं कि करंट कैरिंग कॉइल किसकी तरह बिहेव करती है, बार मैग्नेट की तरह। मतलब बार मैग्नेट की तरह बिहेव करने का मतलब ये है कि वो बिल्कुल बार मैग्नेट की तरह मैग्नेटिक फील्ड बनाएगी, है ना। तो ये जो फॉर्मूला है, ठीक, इसको हम थोड़ा सा लिख भी देते हैं यहाँ पर, है, दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय ए कॉइल विच इज विच रिमेंस, ठीक है, जो किसके बराबर रहेगा, विच रिमेंस इक्वल टू द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय, ठीक है, बार मैग्नेट, ठीक है। मतलब जैसा मैग्नेटिक फील्ड बार मैग्नेट बना रहा है वैसा ही मैग्नेटिक फील्ड करंट कैरिंग कॉइल बना रही है। तो हम इस से क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं, है ना, इस बेसिस पे हम क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं, एक करंट कैरिंग कॉइल, ठीक है, करंट कैरिंग कॉइल किसकी तरह बिहेव करती है, बिहेव एज ए बार मैग्नेट, ठीक है ना। अब बार मैग्नेट की तरह बिहेव करती है, तो यहाँ पर देखो जैसे हमको बार मैग्नेट हमने सभी ने देखा है, हमने प्रैक्टिकल में 10th में इसमें इसको यूज़ किया है। तो बार मैग्नेट या मैग्नेट में हमको सबको पता है कि 2 पोल्स होते हैं, है ना, पोल्स। बार मैग्नेट में तो जो पोल्स लिखे हुए आते हैं, जैसे हम प्रैक्टिकली लैब में और इसमें जो बार मैग्नेट देखते हैं उस पर पोल्स इंडिकेट होते हैं, है ना। जैसे लैब में आप कभी देखोगे बार मैग्नेट को, तो उस पर डायरेक्ट वर्ड में लिखा रहता है ना, N और S, मतलब पोल्स इंडिकेट होते हैं।
या ऐसा नहीं लिखा हुआ होगा तो फिर दूसरे तरीका क्या है कि जो एन पोल होता है, एन पोल की जगह एक डॉट बना देते हैं उसमें। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि बार मैग्नेट पे पोल्स है ना डायरेक्टली इंडिकेट होते हैं, वहां हमको पहचानने की जरूरत नहीं है। लेकिन कॉइल पर, ठीक है, कॉइल पर भी क्या होगे, अगर कॉइल किसकी तरह बिहेव कर रही है, बार मैग्नेट की तरह, तो फिर कॉइल के भी दो पोल होने चाहिए, एन और एस। तो फिर कॉइल के पोल कैसे पहचानेंगे हम, है ना, बार मैग्नेट के पोल तो लिखे हुए आते हैं उस पर, तो कॉइल के मैग्नेटिज्म के पोल कैसे पहचानेंगे हम। ठीक है, तो उसके रूल्स है यहाँ पर, नेक्स्ट हम लिख रहे हैं यहाँ पर, रूल्स टू डिटरमाइन, रूल्स टू डिटरमाइन द मैग्नेटिक पोल। ठीक है, मैग्नेटिक पोल ऑफ करंट कैरिंग कॉइल। ठीक है, तो सिंपल से रूल है जो, अगर हमको किसी करंट कैरिंग कॉइल का बार मैग्नेट उसके पोल पता करने हैं तो ठीक है, हम किसको देखते हैं वहाँ पे, कॉइल में करंट की डायरेक्शन को देखते हैं, करंट की डायरेक्शन को देखकर हम पोल्स पहचानते हैं। ठीक है, अब देखो कॉइल में करंट कैसी होगी, मतलब हम जिस साइड से देख रहे हैं, या तो हमको करंट की डायरेक्शन कैसी दिखाई देगी, क्लॉकवाइज दिखाई देगी, है ना, या फिर जिस एंड से हम देख रहे हैं वहां से देखने पर करंट की डायरेक्शन कैसी दिखेगी, एंटी क्लॉकवाइज। तो करंट की डायरेक्शन के बेसिस पर ही हम किसको डिफाइन करते हैं, किसको डिसाइड करते हैं, उसके पोल्स को। ठीक है, तो यहाँ पर, ठीक है, करंट की डायरेक्शन एट विच एंड, एट विच एंड, ठीक है, ऑफ कॉइल करंट इज एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज लिख देते हैं। ठीक है, मतलब जिस एंड पर हम देख रहे हैं और उस एंड पर देखने पर, ठीक है, करंट की डायरेक्शन कैसी दिख रही है हमको, क्लॉकवाइज दिख रही है। ठीक है, तो वहां पर पोल्स कौन सा होगा, वो पोल कौन किसकी तरह बिहेव करेगा। ठीक है, ये देखो ऐसे, ये इससे याद रखना है, क्या दिख रहा है, करंट की डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज बनाई ना, क्या दिख रहा है हमको, एस पोल। तो एट विच एंड करंट इज एंटी क्लॉकवाइज, ठीक, दैट पोल, वो पोल किसकी तरह बिहेव करेगा, बिहेव एस, एस पोल, है ना, वो पोल साउथ पोल की तरह बिहेव करेगा। ठीक है, मतलब जैसे हमने कॉइल को यहाँ से देख रहे हैं और हमको करंट की डायरेक्शन कैसी दिख रही है, क्लॉकवाइज, तो इधर वाला पोल कैसा दिखेगा, एस। और अगर हम इसी को पीछे से देख रहे हो, मतलब कॉइल को अगर हम इसी को बैक साइड से देख रहे हो, तो फिर उधर से देखने में करंट कैसी दिखेगी, सामने से ऐसी दिख रही ना, है ना, मतलब ऐसी दिख रही। अब हम पीछे आ गए कॉइल को देख रहे, तो फिर कैसी दिखेगी हमको, एंटी क्लॉकवाइज। तो फिर इधर वाला एंड अगर एस है तो उधर वाला एंड क्या हो जाएगा, नॉर्थ हो जाएगा, है ना, मतलब यहाँ उसको लिख भी देते हैं हम यहाँ पर, सेकेंड वाला पॉइंट जो, ठीक है, इफ करंट, यो, ठीक है, वही वर्डिंग लिख देना, एट विच एंड करंट इज एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज, दैट एंड, वो एंड किसकी तरह बिहेव करेगा, बिहेव एस नॉर्थ पोल। ठीक है, और उसको फिगर से भी देख ले, मतलब सीधे सीधे डायग्राम देखने से ही समझ में आ जाता है, जैसे ये एंटी क्लॉकवाइज है, ये ऐसे फिगर बना दिया हमने, है ना, कैसे बनता दिख रहा है हमको, ये इंग्लिश का एन अल्फ़ाबेट की तरह दिख रहा है। ठीक है, तो ये कौन सा पोल होगा, नॉर्थ पोल। ठीक है, मतलब सिंपल सा याद रखना, एन बनते हुए दिख रहा है, एंटी क्लॉकवाइज है तो नॉर्थ पोल, क्लॉकवाइज है तो साउथ पोल। ओके, चलिए।